हेलो दोस्तों। वेलकम टू 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। जो संख्याओं के बारे में हम लोगों का यूपी टेट का सिलेबस है, तो उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में बेसिकली क्या है, चीज़ें कैसे समझेंगे, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा सिलेबस है, जो यूपी टेट का सिलेबस है, तो सबसे पहले आज का पहला पॉइंट हमारा है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं की अगर हम बात करें तो इनको हम नेचुरल नंबर, मतलब इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी नंबर सिस्टम है उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव नंबर सिस्टम में वैल्यूज़ होती हैं। जैसे जीरो भी होता है, 1 2 3 4 S1, ये इनफाइनाइट तक होता है। इधर भी ये -1, -2, -3, -4 S1, ये निगेटिव में होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहने का मतलब वो वन से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनका इधर इनफाइनाइट में कोई एंड नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग इसका फिक्स होता है, वन से शुरू होते हैं। तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारा यहाँ से जो पॉइंट, देखिए जो पॉइंट दिए गए हैं, कई सारे पॉइंट दिए गए हैं आपको, तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। बेसिकली होता क्या है कि इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो हमेशा वन से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो जीरो प्राकृतिक संख्या कैटेगरी में नहीं आएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो वन होती है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम गिनती अनंत तक चली जाती है, इसका कोई एंड नहीं है। हम गिनती कितना भी गिनते चले जाएंगे, कोई एंड नहीं है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग भी प्राकृतिक संख्या होता है, बिल्कुल सही बात है। दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो वो हमेशा प्राकृतिक संख्याएं ही आएगा। अगर घटाव की बात करें, घटाने की बात करें, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता है। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को हम घटाते हैं तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता है। मान लो एक ये टू है और टू से हमने फाइव को माइनस कर दिया तो माइनस का थ्री मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी प्राकृतिक संख्या होता है। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। भाग डिवीजन की बात करें तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती। डिवीजन जब करते हैं तो यहाँ पे 5/2 अगर किया जाएगा तो यहाँ पे 2.5 आएगा, जो कि एक पॉइंट में वैल्यू है। प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। काउंटेबल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सम संख्या की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2 4 6 8, ये एक सम संख्याएं हैं जो प्राकृतिक हैं। समझिएगा, यहाँ पे जीरो भी सम संख्या होती है, लेकिन हम प्राकृतिक सम संख्या की बात कर रहे हैं, नेचुरल इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8 S1 इनफाइनाइट तक होती है। जीरो प्राकृतिक सम संख्या नहीं है। जीरो क्योंकि सम संख्या कैटेगरी में तो आता है, लेकिन जीरो प्राकृतिक सम संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है। और संख्या की बात करें, और संख्या विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 होती हैं। यहाँ पर 1 3 5 7 होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी से बड़ी इवन नेचुरल नंबर क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। सबसे छोटी इवन नेचुरल नंबर क्या होती है? टू होती है। सबसे छोटी विषम मतलब ऑड ऑड नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होगी? और विषम प्राकृतिक संख्या वन होगी। सबसे बड़ी इनफाइनाइट होगी। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्या के बारे में जितना चीजें हो सकती हैं वो इस पॉइंट पे सब कुछ लिखा गया है। इन पॉइंटों को आप एक बार बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण संख्याएं, अगर हम बात करें पूर्ण संख्याएं की, तो जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, वन, यहाँ पे वन होगा, 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इधर -1 इधर -2, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और उसमें जीरो को साथ में ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो जीरो से लेके
प्लस की तरफ इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सभी होल नंबर होते हैं, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह अनंत तक होती है। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। ध्यान से देखिए, 2 + 3 = 5। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी हमेशा पूर्ण संख्या होता है। घटाव की बात करते हैं, अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं मिलता है। देखिए 3 - 5 करेंगे तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, निगेटिव आ रहा है, तो ये हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आता है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है ना, इस तरह से। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। 4 × 5 20 आ जाएगा। और भाग डिवीजन अगर किया जाए तो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं मिलता है। 5/2 2.5 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, डिवीजन करने में पूर्ण संख्या नहीं मिलता। जीरो का कोई प्रीडिसेसर पूर्ण संख्या नहीं होता है। मतलब जीरो से पहले कोई पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। देखो, जीरो से पहले माइनस में आ जाता है, तो जीरो से पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं होता है। सम संख्या की बात करें तो सम पूर्ण संख्या में 0 2 4 6 आते हैं। विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि एक पूर्ण संख्या में भी होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए ये पूरा पूरा होल नंबर है ना, पूर्ण संख्याएं हैं, उसके अंदर ही तो आपका आ रहा है ये प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। ये देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण 0 शुरू होती है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होंगे, क्योंकि ये बाहर है जीरो। ठीक है, राइट, क्योंकि जीरो भी शामिल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्णांक, बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक की बात आती है तो आपको पता होगा कि जो ये संख्याएं होती हैं वो कुछ इस तरह से डिवाइड होती हैं। यहाँ पर 0 होता है, इधर 1 है, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो आपको ये चीज ध्यान से देखना है कि ये जो होता है इसको हम धनात्मक क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। इनको हम कहते हैं धन पूर्णांक। और इधर क्या है? ये सारे हैं ऋण पूर्णांक। ये सब ऋण पूर्णांक हैं। जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1 2 3 होते हैं अप टू इन्फिनाइट तक। जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो -1 -2 -3 होते हैं। और शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कौन सी ऐसी संख्या है जो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है? तो उसको बोलेंगे शून्य। सबसे छोटी, कोई सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णांक नहीं होती है। दोनों तरफ इन्फिनिटी तक है। देखो, उधर प्लस का इन्फिनाइट है, इधर माइनस का इन्फिनाइट है। तो कोई सबसे बड़ी या सबसे छोटी नहीं हो सकती है क्या? पूर्णांक। दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो। भाई पूर्णांक दोनों हैं, दोनों का योग एक पूर्णांक ही आएगा। दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक ही आएगा। दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक ही आएगा। देख लीजिए, -3 × 4 -12 आ जाएगा। दो पूर्णांकों का भाग हमेशा पूर्णांक नहीं आता, वो पॉइंट में आ सकता है, तो इसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो पूर्णांकों का योग अंतर, देखिए योग अंतर और गुणनफल करें तो हमेशा पूर्णांक मिलेगा, लेकिन डिवीजन मतलब भाग करें तो पूर्णांक नहीं मिलता है। ये चीज ध्यान देना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्ह की बात करते हैं। भाई जब कुछ चीजें हैं, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। निगेटिव के साथ निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव का निगेटिव से होगा तो निगेटिव आएगा, और निगेटिव का पॉजिटिव होगा तो हमेशा निगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब, जब एक जैसे साइन हों, दोनों एक जैसे सेम साइन हो,
सेम साइन हो, अगर सेम साइन होते हैं तो हमेशा धनात्मक रहेगा, और अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा निगेटिव आता है। देखो, प्लस प्लस है प्लस आया, माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस है तो प्लस आएगा। मान लीजिए माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 करते हैं, तो यहाँ पे ये बात अगर समझी जाए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 दूना 4 होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम प्लस का 2 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई प्लस का 2 ले लेते हैं, है ना, तब भी प्लस का 4 ही आएगा। अगर हम प्लस का 2 ले लें और मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 2 ले लें मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 ले लें, ये प्लस माइनस माइनस आएगा और 4 आ जाएगा। अगर माइनस का 2 ले लें मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 2 ले लें तो यहाँ पर भी माइनस का 4। तो आपको पता चल गया होगा कि ये अपोजिट यहाँ पे साइन है दोनों, यहाँ पे सेम सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, अपोजिट में नेगेटिव आएगा। हर संख्या का एक विपरीत संख्या होती है, हर संख्या की एक विपरीत संख्या होती है। जैसे 5 के विपरीत में माइनस का 5 होता है, 5 के विपरीत में -5 होता है, तो इसको हम एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। एडिटिव इनवर्स का अगर कभी पूछता है, विपरीत संख्या पूछता है, तो वो संख्या होती है जिसको हम किसी संख्या में जोड़ दे तो हमेशा योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, हमेशा योगफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, विपरीत संख्या कहते हैं। तो विपरीत संख्या आपस में अगर एक दूसरे की जोड़ी जाती हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या की बात जब आती है, देखिए पीछे हो गया है, हाँ, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की जब बात आती है तो परिमेय संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या बेसिकली क्या होता है कि रेशनल नंबर कहते हैं इनको इंग्लिश में, जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जो संख्याएं पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। बस यहाँ कंडीशन ये होती है, पी इज इक्वल टू एनी इंटीजर, पी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण पूर्णांक हो सकता है, जीरो भी। पीछे मैंने बता दिया कि तीनों चीजें हैं, तो धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ऋण पूर्णांक भी लिख सकते हैं और जीरो भी लिख सकते हैं। लेकिन क्यू जो होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी तो सब हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव पूर्णांक तो हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर अपान में जीरो आएगा तो वो संख्या वैलिड नहीं होती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो दो परिमेय संख्याएं, दो प्रकार की बेसिकली परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, उनको अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो उदाहरण समझते हैं, अगर 1/2 लिखा हो, 3/-3/4 है, 5 भी एक तरह से क्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि 5 के अपान में 1 छिपा रहता है। जीरो भी परिमेय संख्या है, जीरो के अपान में 1 छिपा होता है। ठीक है, तो 0/1 हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं हो सकता परिमेय संख्या। 0/1 एक परिमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन 1/0 को परिमेय संख्या हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड मतलब माना जाता है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं, इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता है, अनंत होता है। 7/1 भी एक परिमेय संख्या मानी जाएगी। समाप्त दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग, जैसे 1/2 हमने डिवाइड किया, समझिएगा दो तरह के रेशनल नंबर कैसे होते हैं, 1/2 है तो ये रेशनल नंबर मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, इसको अगर हम भाग देंगे तो टर्मिनेट कर जाएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा। आवर्ती दशमलव मतलब रिक्यूरिंग, यहाँ पर क्या होता है कि सेम नंबर बार बार रिपीट कर जाए या कोई ऐसा पैटर्न रिपीट कर जाए तो ये आवर्ती होते हैं, रिक्यूरिंग होते हैं। ठीक है, तो 1/3 से भाग देंगे तो 0.3 आएगा, और आपने जाना होगा कि इसको 0.3 का बार लिख सकते हैं आगे की हायर क्लासेस में। ठीक है, बाकी अभी आपको 6 to 8 तक का सिलेबस ही फोकस करना है, थोड़ा बहुत 9 की तरफ टच करते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, जोड़, अगर योग भी परिमेय संख्या होगी, जब भी दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमेशा उनका सम ही परिमेय संख्या आता है, ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। घटाओ, दो परिमेय संख्याओं को जब हम अंतर करते घटाते हैं तब भी उनका सम परिमेय संख्या ही आता है। दो परिमेय संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन भाग में परिमेय परिमेय केवल एक ही केस में, बाकी और में तो आ सकता है, लेकिन लेकिन हर जीरो कभी ना हो, बस बाकी और सब में परिमेय इसमें भी आएगा। राइट, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं चीजें, अपान में जीरो नहीं होगा, बाकी पी की जो वैल्यू होगी, पी की जो वैल्यू होगी वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट में आते हैं, जैसे विपरीत संख्याएं। अब बात आती है परिमेय की, अगर हम बात किए हैं तो उसमें परिमेय संख्या a अपान बी के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन इसकी विपरीत संख्या एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस का a बाई बी होगा। मान लीजिए अगर 2/5 कहीं लिखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस का 255 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स हमेशा साइन चेंज रहता है, बाकी सेम टू सेम वही रहता है। तो एडिटिव इनवर्स में हमेशा और हमेशा जो परिमेय संख्या होती है 2/5 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का 2/5 होगा। पलटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आएगा। देखिए अब ये एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज कर देते हैं, आंसर मिल जाता है। गुणात्मक विपरीत में मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की अगर बात करते हैं, तो अगर आपके पास 3/5 कोई संख्या है, इसका गुणात्मक विपरीत क्या होगा, जिसका गुणात्मक विपरीत 5/3 होगा, इसको हमेशा, लेकिन ध्यान देना है कि जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो नीचे कभी नहीं आएगा, डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आएगा तो वो वैलिड नहीं है, एक्सेप्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/3 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। मतलब हमेशा गुणात्मक जो विपरीत होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, और जो योगात्मक इनवर्स होते हैं मतलब एडिटिव इनवर्स होते हैं, उनको आपस में सम करने पर हमेशा 0 आ जाता है। राइट, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, संख्या रेखा को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परिमेय संख्या संख्या रेखा पर हर जगह पाई जाती है। मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, तो ये नंबर लाइन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो देख लो हर जगह परिमेय संख्या पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0/1 कर दें, 1/1 कर दें, 2/1 कर दें, 3/1 कर दें, 4/1 कर दें, या इनके बीच में कुछ कर दें, है ना, ये 3 और 2 के बीच में आ जाएगी संख्या, और 5/2 आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से संख्याएं यहाँ 1/2 आ जाएगी, यहाँ 3/2 आ जाएगी, इस तरह से संख्याएं बीच में भी आ सकती हैं। कहने का मतलब परिमेय संख्याएं नंबर लाइन पे हर जगह पाई जाती हैं। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट। दो संख्याओं के बीच बोला जाए 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ इनफाइनाइट हैं। ये भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इसको आंसर को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, या जीरो भी क्यों ना हो, ये सब क्या है, परिमेय हैं। लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हैं, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह तो ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय तो होते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें 3/2 की, तो ये परिमेय तो हैं, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या है, 1.5 आएगा, पूर्णांक नहीं हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट में है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट, जितनी रूट की वैल्यू है, जो इनका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, जिनका रूट हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रूट 7, अगर हम रूट 9 की बात करें तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय में आ जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय आ जाएगी, क्योंकि इसका रूट हम निकाल सकते हैं आसानी से, तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगी। मतलब इरेशनल नंबर नहीं होगी, रेशनल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 9 को हम फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर 3 आएगा। ऐसे ही वे सारे रूट की वैल्यू जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं, वो सब परिमेय में आएंगे, रेशनल में आएंगी। जिनका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते या क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो सारी इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, ये दशमलव कभी खत्म नहीं होता, रिपीट करता जाता है, रिपीट भी कभी नहीं करता, तो वह अपरिमेय है। भाई देखो, यहाँ पर अगर पीछे अभी आया था 0.3, 0.3, 0.3, तो ये दशमलव खत्म तो नहीं हो रहा मतलब इसका, लेकिन रिपीट कर रहा था, तो इसको हम परिमेय में मान लेते हैं। पीछे जो आया था 1/3 का आंसर 0.333 ऐसे आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव जो है वो खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट करने लग जाता है। अगर रिपीट कर जाए, रिपीटिंग वैल्यू है, तो वो परिमेय में मानी जाती है। लेकिन अगर रिपीट नहीं करता है, मान लो 22/7 की वैल्यू है, 20, इसको भाग करते जाओ, 3.14 समथिंग आता चला जाएगा, कभी एंड नहीं होता है, तो वो अपरिमेय में आएगा। लेकिन 22/7 इटसेल्फ क्या है, ये परिमेय है। लेकिन पाई जो है, पाई पाई अपरिमेय है। देखो पाई की वैल्यू ही होती है 22/7,
लेकिन पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, क्योंकि पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। और वो रूट जिनका अंडर रूट नहीं निकल पाता वो भी अपरिमेय की कैटेगरी में आएंगे। अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर मौजूद होती हैं, जैसे √2 सही बिंदु पर दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। √2 को भी हम सही बिंदु पर लिख सकते हैं, √2 भी दर्शाया जा सकता है। भाई √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं तो 1 के आगे और 2 के बीच तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर मौजूद होती है। जोड़ या घटाव अगर करते हैं तो हमेशा परिमेय नहीं मिलता है। भाई √2 प्लस माइनस √2 अगर करते हैं तो परिमेय हो जाता है, लेकिन √2 इंटू √2 करते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। और √2 में √2 जोड़ देते हैं तब भी अपरिमेय रहता है। तो कभी परिमेय हो जाता है, कभी अपरिमेय हो जाता है। कहने का मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी परिमेय मिलेगा, कभी अपरिमेय मिलेगा। भाई यहाँ पर √2 का √2 से कर दिया तो 2 आ गया, परिमेय बन गया। लेकिन अगर √2 का हम √3 से कर दें तो √6 आ जाएगा, तो ये तो अपरिमेय ही है। अब यहाँ पे √2 है और प्लस में हमने माइनस का √2 ले लिया तो ये तो 0 आ गया, परिमेय बन गया। लेकिन अगर यहीं पे ये माइनस का नहीं प्लस का होता तो 2√2 हो जाता, तब भी अपरिमेय। तो हमेशा अपरिमेय नहीं मिलता और हमेशा अपरिमेय नहीं मिलता गुणा में भी। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। √4 2, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब यह अपरिमेय नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक है। ये पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये अपरिमेय नहीं होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं की बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी रेशनल तथा या और अपरिमेय संख्याओं मतलब इरेशनल संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे -5 के आगे अपान में 1 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 3/4 है, √2 और पाई। तो सभी को अगर मिला दिया जाए परिमेय और अपरिमेय को तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी रेशनल प्लस इरेशनल संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं एक रेखा द्वारा या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। हर बिंदु एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वास्तविक संख्याएं अनंत इनफाइनाइट होती हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है। और काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। वहां पे काल्पनिक संख्या की बात करें तो माइनस का √1 इक्वल टू हमेशा आई के बराबर होता है। काल्पनिक संख्याओं का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे √36 तो हम 6 निकाल सकते हैं, लेकिन √−36 आ जाता है, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं -1 और 36। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें होती हैं, √−1 अलग कर लेते हैं, 36 अलग कर लेते हैं। तो √−1 की जगह हम आई यूज कर लेते हैं और 36 को हम डिवाइड अंडर रूट करते हैं तो 6 आ जाता है और प्लस माइनस दोनों आता है। तो इस तरह से ये इमेजिनरी नंबर का यूज करते हैं। थोड़ा सा आगे का क्लास है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर इन्हीं सारे नंबरों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेकर, कुछ टॉपिक लेकर, और भी जो बेसिक क्वेश्चन है उनको समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। लेक्चर कैसे लगा आपको जरूर कमेंट करिए। एक बार कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और कौन सा नोट्स आपको चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।